दोस्तों, आपके YouTube चैनल आरोही मैथ्स अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12th के भौतिक विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के अध्ययन को क्रमवार समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक विद्युत की, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। विद्युत होता क्या है? विद्युत विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आवेश तथा आवेशित वस्तुओं के वैद्युत प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आवेश और आवेश के जो वैद्युत प्रभाव है उसका हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्युत आवेश की कि यह आवेश होता क्या है। अब आवेश को हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले जो वैद्युत आवेश होता है वह पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित करती है। ठीक है, क्या तो हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। ये हम एक नॉर्मली डेफिनेशन दे सकते हैं कि अगर हम क्या करें, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ दें। ठीक है, एक वस्तु हमने ली और दो विशेष पदार्थ की वस्तु ली, उनको हम क्या करते हैं, आपस में रगड़ दे। तो रगड़ने पर एक वस्तु से बहुत सूक्ष्म कण, जिनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वे दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले जाएंगे। ठीक है, और एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण होने के बाद वे दोनों वस्तुएं छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। ठीक है, जिस गुण के कारण वे वस्तुएं छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, उस गुण को ही हम बोलते हैं वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अर्थात यदि दो विशेष पदार्थ की वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के पश्चात वस्तुओं में एक गुण उत्पन्न होता है। वस्तुओं में उत्पन्न हुए इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। इसका एग्जाम्पल अगर हम क्या करें, कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो ये दोनों वस्तुएं, जैसे हम इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो इन दोनों वस्तुओं में एक गुण उत्पन्न हो जाएगा जिसके कारण ये छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, या फिर ये क्या करेगी, इन दोनों ये वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित करने लगेगी। ठीक है, अब आवेश को हम क्यों से दर्शाते हैं? जो आवेश है, आवेश के दो प्रकार है। एक वस्तु पे, तो जब हम वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जबकि दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ठीक है, तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उस वस्तु पे आता है नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ खोजकर्ता की। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले एक थैल्स नामक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अंबर नामक पदार्थ पर परीक्षण किया था और उसके बाद आवेश को बताने की कोशिश की थी, लेकिन वे पूर्ण रूप से उसको डिफाइन नहीं कर पाए थे। उसके बाद सन 1600 में एक गिलबर्ट नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, आवेश के बारे में आवेश को डिफाइन किया था। ठीक है, तो अगर बात की जाए खोजकर्ता की, तो खोजकर्ता में हम बात करते हैं सन 1600 में साइंटिस्ट गिलबर्ट द्वारा इसको क्या किया गया, डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि आवेश के प्रकार के खोजकर्ता कौन है। जो आवेश के प्रकारों का ये धनावेश और ऋणावेश नाम दिया था, ये सन 1750 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ठीक है, ये एक बार ये आसमान में पतंग उड़ा रहे थे तो अचानक बिजली जैसी कड़कती है आसमान में, तो जैसे जो धागा था उनके हाथ में था, उस धागे से जैसे स्पर्श किया विद्युत ने, तो उसके हाथ में थोड़ा सा झटका महसूस हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, आवेश के बारे में अध्ययन किया और बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि आवेश को कितने तरीकों से हम उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश को उत्पन्न करने के 3 मेथड होते हैं। एक घर्षण विधि, एक होती है आपकी चालन विधि,
और एक होती है प्रेरण विधि। घर्षण विधि की अभी बात हमने परिभाषा में की। चालन विधि का मतलब होता है कि हम क्या करें, एक वस्तु को आवेश दिया, ठीक है, और अगर हम इस वस्तु को आवेश देते हैं तो ये आवेश इस पूरी वस्तु पर क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार चालन द्वारा ये पूरी वस्तु पर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और एक होती है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि का मतलब होता है कि एक वस्तु पे आवेश दे रहे हैं और एक वस्तु उसके पास रखी है, ठीक है। जब हम इस पर आवेश देंगे तो हवा के संपर्क के कारण इस पर भी आवेश उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात आवेश था इस पे लेकिन इसके निकट रखे होने के कारण हवा के संपर्क से आवेश इस पर चले जाएगा, यानी कि दोनों वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम प्रेरण। वैसे प्रेरण के बारे में हम चैप्टर नंबर 6 में विस्तृत अध्ययन करेंगे या विस्तृत उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब मैं बात करता हूँ आवेश के सबसे बड़े मात्रक की। जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है वो होता है फैराडे, ठीक है, जिसका मान 96500 कूलाम के इक्वल होता है, अर्थात 96,500 कूलाम एक फैराडे का मान होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ सबसे छोटे मात्रक की, तो जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो होता है आवेश का फ्रैंकलिन, जिसको हम स्टेट कूलाम या ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्थिर वैद्युत मात्रक भी बोलते हैं, और इसका मान 1/3 × 10⁹ कूलाम होता है, ठीक है। ये CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है। अगर मैं बात करूँ इसके मुख्य मात्रक की, जो आवेश का मुख्य मात्रक होता है वो होता है आपका कूलाम, जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आवेश की जो विमा होती है वो होती है AT। अब यह आती कहाँ से है, हमारा फॉर्मूला था एक Q बराबर IT, विद्युत धारा का फॉर्मूला। जो I है, I की विमा होती है A और T की विमा होती है टाइम की T, तो AT इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी इस फॉर्मूले से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ राशि की, तो ये जो आवेश होता है ये अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती। अगर हम किसी धातु पर आवेश देंगे तो वह आवेश धातु पर समान रूप से फैल जाएगा, अर्थात वो किसी विशेष डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो इसलिए जो विद्युत आवेश होता है वो एक अदिश राशि होती है। एक विद्युत आवेश का एक अन्य मात्रक वैद्युत चुंबकीय मात्रक भी होता है। इसको हम EMU से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जो 10 कूलाम के इक्वल होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं घर्षण द्वारा उत्पन्न धनावेश व ऋणावेश की। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। क्वेश्चन ये है कि हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो कौन सी वस्तु पर धनावेश आएगा और कौन सी वस्तु पर ऋणावेश आएगा। अगर मैं कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ूंगा तो बेटे वहाँ पे कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम के जो कपड़ा होगा उस पर ऋणावेश आता है, ठीक है। ऐसे ही अगर फर अथवा ऊनी कपड़े को रबर या अंबर या एबोनाइट या प्लास्टिक से रगड़ा जाए तो फर अथवा ऊनी कपड़े पर धनावेश, जबकि रबर या अंबर या एबोनाइट या फिर प्लास्टिक पर ऋणावेश आता है, ठीक है। ऐसे ही अगर सूखे बालों पर कंघा रगड़ा जाए तो सूखे बालों पर धनावेश और कंघे पर ऋणावेश उत्पन्न होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आवेश के गुणों की। जो आवेश है उसके ये गुण है। अगर मैं बात करूं सजातीय आवेशों की, प्लस प्लस या माइनस माइनस की, तो जो सजातीय आवेश होते हैं इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। अगर बात की जाए विजातीय आवेशों की, एक प्लस और एक माइनस या एक माइनस और एक प्लस की, तो इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बारे में वैद्युत आवेश से पहले चुंबक की खोज हो चुकी थी, तो चुंबक के आधार पर ही इसको परिभाषित किया गया था, ठीक है। देखो इसको हमने डायग्राम से दर्शाया हुआ है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों कांच की छड़ हैं, दोनों में पॉजिटिव आवेश है। जब इनको आपस में एक दूसरे के पास लेकर जाएंगे तो इनमें प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। एक रबर है और दूसरी बराबर है, दोनों पर माइनस आवेश है, जब इनको पास लेकर जाएंगे तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अगर मैं कांच को रबर के पास लेके जाता हूँ तो एक कांच पे प्लस चार्ज और रबर पे माइनस चार्ज, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ
अगर हम वस्तुओं को आवेशित करें तो जो वस्तु ऋणावेशित होगी उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का ये क्या होता है, मास होता है। इतना एक इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो इतना द्रव्यमान जाएगा। अर्थात अगर कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो उस पर द्रव्यमान बढ़ेगा। अगर कोई वस्तु धनावेशित होगी, धनावेशित का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो उसका द्रव्यमान घटेगा। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूं दो वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण, जो प्रतिकर्षण बल होता है वही उनके आवेशित होने का परिमाण होता है। ठीक है, जो प्रतिकर्षण बल होगा वही उन दोनों आवेशों के बीच का आवेशित होने का क्या देगा, प्रमाण देगा। ठीक है, आकर्षण बल जो होता है वो आवेशित वस्तु होने का प्रमाण नहीं देता। ठीक है, अब मैं बात करता हूं जो वस्तु पर आवेश होता है वो चाल पर निर्भर नहीं करता, जबकि जो आवेश घनत्व होता है वो चाल पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो चालक के भीतर आवेश होता है वो शून्य होता है, क्योंकि जो आवेश होता है वो चालक की सतह पर वितरित हो जाता है। जैसे ये चालक है तो ये आवेश इसकी बाउंड्रीज पे क्या हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर की तो इसके अंदर आवेश का मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, किसी आवेशित वस्तु को या चालक को पृथ्वी के संपर्क में जोड़ देंगे तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं भूसंपर्कण, अर्थिंग बोल देते हैं इसे। ठीक है, गांव में पहले ये गांव में बहुत ज़्यादा किया जाता था। जैसे ही हम ये नेगेटिव वस्तु है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसको हम क्या करेंगे, पृथ्वी के संपर्क में जोड़ेंगे तो पृथ्वी से ये इलेक्ट्रॉन पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे और ये उदासीन हो जाएगी। अगर धनावेशित वस्तु को जोड़ेंगे पृथ्वी के संपर्क में, वहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस आवेश को नष्ट कर देंगे, अर्थात ये वस्तु कैसी हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। अब चालक कहते किसे हैं, चालक को बोलते हैं हम कंडक्टर्स। वे पदार्थ जिनमें धारा, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। जैसे धातुएं, विद्युत अपघट्य, मानव तथा जंतु शरीर, ये सब के सब क्या होते हैं, चालक, चालक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं वैद्युत रोधी की, इंसुलेटर्स की, तो वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता वे क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर्स, विद्युत रोधी कहलाते हैं। जैसे रबर हो गया, कागज हो गया, प्लास्टिक, मोम, ये सब इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं मूल आवेश की। मूल आवेश होता क्या है, अगर मैं बात करूं कोई भी वस्तु है, वस्तु पदार्थों से, पदार्थ अणु से, अणु परमाणुओं से, और जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, सबसे सूक्ष्म कण मानते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा उसको ही हम क्या बोल लेंगे, मूल आवेश कहेंगे। ठीक है, तो जिसका मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये इलेक्ट्रॉन का नोटेशन है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। आवेश ऋणावेश, इस पर नेगेटिव चार्ज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है, और जो इसकी प्रकृति होती है वह ऋणावेशित होती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आवेश संरक्षण के सिद्धांत की। आवेश संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि आवेश, अगर कोई विलगित कोई क्या है, पदार्थ है, उसका जो टोटल आवेश है वो नियत है। उसको ना तो हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और ना ही उसको हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक ये पॉजिट्रॉन लिया, इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। जब हम इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो इन दोनों के स्पर्श से फोटोन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के आवेश का टोटल निकाल लूँ अभिक्रिया से पहले तो -E + E, इनका टोटल होगा 0। ठीक है, और जो फोटोन उत्पन्न हुए, जो फोटोन अभिक्रिया के बाद अगर उनका मैं नेट आवेश ज्ञात करूँ तो फोटोन पे चार्ज 0 होता है, तो 0 + 0 ये भी क्या होगा, 0। अर्थात जो आवेश है वो क्या है,
नियत है। आवेश को ना तो हम क्या कर सकते, उत्पन्न कर सकते अलग से, और ना ही उसे नष्ट कर सकते। किसी विलगित निकाय का जो नेट आवेश है वो क्या होता है, नियत होता है। इसे ही हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, आवेश के क्वांटम प्रकृति या क्वांटीकरण के सिद्धांत की आपने आवर्त सारणी में देखा होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 3, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अर्थात अधिकतर जितने भी तत्व है उन पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन की गुणा में पूरी संख्या के इक्वल होता है। ठीक है, इसको ही हम आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। परिभाषा देंगे कि कोई भी आवेशित वस्तु अथवा कण है उस पर जो आवेश का मान होगा वो मूल आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, अर्थात वो पूरी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। क्यू है आवेश की मात्रा, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। जो एन है ये क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 6 ये होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात किसी भी वस्तु पर आवेश भिन्न के रूप में या पॉइंटों के रूप में ऐसे नहीं, संभव नहीं है। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं आधुनिक क्वार्क मॉडल। हमने अभी तक पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई कण नहीं होता, लेकिन अगर मैं बात करूं आधुनिक क्वार्क मॉडल की, तो आधुनिक क्वार्क मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या करते हैं, 2 छोटे छोटे कणों में डिवाइड कर देते हैं जिनको हम क्वार्क बोलते हैं। ठीक है, और इस मॉडल को आधुनिक क्वार्क मॉडल बोलते हैं। अर्थात अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो 2 अपवार्ड क्वार्क और 1 डाउनवार्ड क्वार्क से मिलकर बना होता है। अपवार्ड क्वार्क पे जो आवेश होता है वो प्लस माइनस 2/3 इलेक्ट्रॉन और डाउनवार्ड क्वार्क पे प्लस माइनस 1/3 इलेक्ट्रॉन, इतना आवेश उपस्थित होता है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे सेटिस्फाई करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन 2 अपवार्ड और 1 डाउनवार्ड क्वार्क से मिलकर बना है। ठीक है, इसमें ये हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है। ये 2 अपवार्ड है और 1 डाउनवार्ड है। अगर मैं 2 अपवार्ड को जोड़ रहा हूँ और उसमें से 1 डाउनवार्ड को जोड़ रहा हूँ, तीनों का एलसीएम 3 है। 2 + 2 4 - 1, तो 4 - 1 ये होगा हमारा 3/3। 3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अर्थात जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 2 अपवार्ड और 1 डाउनवार्ड क्वार्क के से मिलकर बना होता है। लेकिन इसको अभी तक हमने फिजिक्स में इन्वॉल्व नहीं किया है, क्योंकि फिजिक्स में ये क्वांटीकरण के सिद्धांत को फॉलो नहीं कर रहे। इन पे जो आवेश है वो भिन्नात्मक रूप पे है, जबकि क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है कि जो आवेश होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन खोज हो चुकी है कि इलेक्ट्रॉन भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिनको हम क्वार्क बोलते हैं, 2 अपवार्ड से और 1 डाउनवार्ड क्वार्क से। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड में भी। ठीक है, 10th में और 12th में दोनों में ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 कूलाम, क्यों का मान दिया हमसे 1 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें पता होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और कितने इलेक्ट्रॉन यानी कि n उसने हमसे पूछ लिया। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है क्यों बराबर एन ई। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे तो n का मान आएगा, ये ई इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में चले जाएगा तो n बराबर हो जाएगा Q/E। क्यों का मान है 1/1.6 × 10⁻⁻19। ये जो 10⁻⁻19 है, जब इसको हम अंश में भेजते हैं, न्यूमरेटर में भेजेंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा फाइनली आंसर आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अर्थात 1 कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है Cu++ पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो n का मान हमें पता लग गया कि कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, E का मान हमारे पास होता है E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्यों का मान हमें ज्ञात करना है।
क्यों बराबर फॉर्मूला होता है एन ई से, तो एन का मान तो 2 है, ई का मान ये है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कूलाम के नियम की। जो कूलाम का नियम है वो पेपर में पूछा जाता है। देखो हम बात करते हैं कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम कूलाम नामक साइंटिस्ट ने सन 1785 में दिया था। उन्होंने कहा कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, ठीक है, तब इनके बीच में जो बल लगेगा स्थिर वैद्युत बल, वो इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, और ये बल इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, होता है। यह बात कही थी कूलाम ने। तो हम इन दोनों बातों को एक साथ करके लिखते हैं फर्स्ट व सेकंड से। एफ समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक नियतांक आता है। हर जगह नियतांक अलग अलग नियतांक आएगा, जहाँ भी समानुपाती का चिन्ह हटेगा ये नहीं है कि हर जगह एक ही नियतांक आएगा। हर जो आपका आर्टिकल होगा या हर डेफिनेशन होगी उनमें उनका नियतांक डिसाइड है, तो हर जगह नियतांक अलग अलग होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो नियतांक आया इसको हम बोलते हैं कूलाम नियतांक, ठीक है, और इसका मान होता है 1/4πε0 के। तो यहाँ पे के स्थान पे रख देंगे 1/4πε0 के, 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा कूलाम का नियम आ जाएगा। इसमें हम इसको बताएंगे, जो के है ये है पराविद्युतांक, जो बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब ये एप्सिलॉन होता क्या है, इसको हम एप्सिलॉन 0 भी बोल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं। ये होती है निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। इसको हम निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता बोलते हैं। ये किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, ये निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, इनके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ये परावैद्युतांक होता है, इसका मान निर्वात अथवा वायु के लिए 1 होता है। तो यहाँ हम 1 रख देंगे तो हमारा कूलाम का नियम आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, उसके बाद जो ये पूरा कांस्टेंट है 1/4πε0, इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ और मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो इस पूरे की वैल्यू रख देंगे, ये यहाँ पे 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा कूलाम का नियम आ जाएगा। ठीक है, अब कूलाम के नियम की सीमाएं है कि कहाँ पे कूलाम का नियम लगेगा और कहाँ पे कूलाम का नियम अप्लाई नहीं होगा। तो कूलाम के नियम के लिए हम ये लिमिट्स देते हैं। सबसे पहले जो कूलाम का नियम अप्लाई होगा वो केवल पॉइंट चार्ज पे, यानी कि बिंदु आवेश पर अप्लाई होता है। बड़े बड़े आवेशों के लिए कूलाम का नियम अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद जो यह नियम है नाभिकीय दूरियों से बड़ी दूरियों के लिए अप्लाई नहीं होगा। अर्थात उनके बीच की जो आवेश है एक Q1 एक Q2, उनके बीच की जो ये डिस्टेंस है या नाभिकीय दूरी होती है 10⁻⁻15 मीटर, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे अधिक होगी और पॉइंट आवेश होगी तभी आपका कूलाम का नियम अप्लाई होगा। और जो इसमें बल आता है ये एक संरक्षी कंजर्वेशन फोर्स होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षी बल है, वहाँ ऑप्शन दिया हुआ है आपसे कूलाम का नियम। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कूलाम का नियम क्या है, संरक्षी बल है। अब बात करता हूँ कूलाम के नियम के सदिश रूप की। ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। पेपर में ज़्यादातर कूलाम के नियम के अलावा ये ज़्यादातर पूछा जाता है, कूलाम के नियम का सदिश रूप। अब होता क्या है, एक आवेश Q1 है, ये Q2 है। जो Q1 है Q2 पर एक बल लगाता है जिसको हम F21 बोलते हैं, यानी कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। ये आवेश इस पर एक बल अप्लाई करता है, दूसरे के कारण पहले पे लगने वाला बल, दूसरे के कारण फर्स्ट पे लगने वाला बल। ये इसके इकाई सदिश को प्रदर्शित करता है और ये इसके इकाई सदिश को प्रदर्शित करता है।
ठीक है, ये जो दूरी है इनके इकाई सदिश को प्रदर्शित करता है। तो हम क्या करेंगे, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, जो हमारा कूलाम का नियम था बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से, तो किसके कारण लग रहा है, Q1 के कारण, किस पर, Q2 पर। तो हम लिखेंगे 1 के कारण 2 पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, उसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे क्योंकि बल जो होती है वो एक सदिश राशि होती है, बराबर होगा 1/4πε0, कॉन्स्टेंट है, अदिश राशि होती है। Q1 Q2 भी अदिश राशि है, और आर स्क्वायर, ठीक है, ये एक डिस्टेंस है, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एकांक सदिश की। एकांक सदिश बोलते हैं जिसका परिमाण 1 होता है, ठीक है। तो हम यहां से इसके एकांक सदिश से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ये एकांक सदिश है इसका सूत्र होता है आर सदिश अपॉन आर का मॉडुलस, मापांक, ठीक है। तो यहाँ पे हम एकांक सदिश की वैल्यू रख देंगे, एकांक सदिश के स्थान पर आर सदिश अपॉन आर का मापांक। 2 पावर ये है, 1 पावर ये, तो ये पावर हो जाएगी 3। तो ये हमारा पहले के कारण दूसरे पर लगने वाला बल, इसका सदिश रूप आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे के कारण पहले पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, ये होगा दूसरे के कारण फर्स्ट पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर की पावर 3, और यहाँ 1 2 था तो यहाँ पे हम 2 1 कर देंगे, ठीक है। ये हमारा दूसरे के कारण पहले पर लगने वाला बल आ जाएगा। और जो ये दोनों बल होते हैं ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं F21 बराबर होगा F12 के ऋणात्मक मान के, ठीक है। जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, एक्शन रिएक्शन लॉ का, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को क्या करता है, ये फॉलो करता है। यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब मैं बात करता हूँ जो स्थिर वैद्युत बल है वो कैसा बल होता है, केंद्रीय बल, एक सेंटर पे, सेंटर के कारण ये फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्सिलॉन 0 का मात्रक, विमा एवं मान, ठीक है। सबसे पहले हम कूलाम के नियम से लेके चलते हैं। F बराबर होता है 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हमें जिसका मात्रक निकालना है या विमा निकालनी है उसको एक साइड रखते हैं, बाकी को एक साइड भेज देंगे। तो ये 1/एप्सिलॉन 0 तो इधर ही जुगा तू, इसका मात्रक, इधर क्या लिखा हुआ है एफ का मात्रक, ये आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में है, उधर इधर डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो आर स्क्वायर का मात्रक। ये Q1 Q2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड में चले जाएंगे तो Q1 Q2 का मात्रक। बल का मात्रक होता है न्यूटन, दूरी का मात्रक होता है मीटर, पावर 2 है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आवेश का मात्रक कूलाम, इसका भी कूलाम तो कूलाम का स्क्वायर। अब इन दोनों का रिवर्स कर देंगे उल्टा, तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक इसका भी उल्टा कर देंगे, कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। अब मैं बात करता हूं एप्सिलॉन 0 के मान की, ठीक है। हमारे पास होता है 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁻9 के, ठीक है। तो इसमें एप्सिलॉन 0 का मान निकालना है, ये इधर डिवाइड में, इधर भेज देंगे, इसे मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादातर आया हुआ है कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक बताइए, एप्सिलॉन 0 की विमा बताइए, ठीक है। तो ये आपके जरूर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ एप्सिलॉन 0 की विमा। हम इसके मात्रक से इसकी विमा बढ़ा सकते हैं। ये आवेश का मात्रक है, आवेश की विमा होती है 80, 2 पावर है तो 2 बार इसको लिख दिया हमने, ठीक है। ये आप बल का मात्रक है, mL/t-2 बल की विमा होती है, दूरी की विमा L होती है, इसका स्क्वायर है तो L स्क्वायर। उसके बाद हम इसको एक साथ इकट्ठा करके लिख देंगे, m की पावर +1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, L की पावर 1 या 2, ये 3 प्लस की है, ऊपर जाकर ये 3 माइनस के हो जाएंगे, t की पावर ये -2 जब ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 1 या 2 ये और 2 ये, टी की पावर 4 हो जाएगा, और ए स्क्वायर एज इट इज, या एप्सिलॉन 0 की विमा प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बहुल आवेशों के बीच बल की। ये पेपर में इतना खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता,
देखो ये आवेश है Q1, ठीक है, इस पर Q2 Q3 बहुत सारे बल इस पर कार्य कर रहे हैं। हमें इस पर क्या करना है, बल की गणना करनी है। इन बहुत सारे आवेशों के कारण इस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये इनकी डायरेक्शन को दर्शा रहा है कि जो Q3 बल है वो 1 पर, यानी कि 3 1 तीसरे के कारण फर्स्ट पर लगने वाले बल को इधर डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी और इसकी डायरेक्शन ऐसे इधर होगी। Q n के कारण Fn बल लगेगा किस पर, फर्स्ट पर, n के कारण पहले पर लगने वाला बल। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर योग का योग क्या होता है, एक बल, एक आवेश पर जितना बल लग रहा उसके बराबर होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। हमने कहा कि बहुत सारे कितने निकाय में कितने आवेश हैं, n आवेश है, जिन पर Q1 Q2 Qn इतने आवेश उपस्थित हैं, और इसमें हम Q1 पर वैद्युत बल सबके सब ये जो अन्य आवेश हैं ये Q1 पर बल अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अध्यारोपण के सिद्धांत से बहुल आवेशों के कारण एक अन्य आवेश पर लगने वाले बल का फॉर्मूला स्थापित करना है। तो देखिए हम कह रहे पहले Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, 2 के कारण फर्स्ट पे लगने वाला बल, कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर इंटू R21 का कैप यूनिट वेक्टर। ऐसे ही 3 के कारण फर्स्ट पर अप्लाई बल, सेम यही यहाँ पे Q1 Q3 हो जाएगा, यहाँ 3 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही n के कारण पहले पर लगने वाला बल Q1 Qn बटे में R1n का स्क्वायर और n1। ठीक है, अब ये इतने फोर्सेस आए, इनको सबको हम क्या कर देंगे, सदिश योग, इनका सदिश योग लेंगे, वो Q1 पर लगने वाले बल के क्या होगा, इक्वल होगा, सबका मान रख देंगे। इन सब में 1/4πε0 कॉमन आया हुआ है, तो कॉमन लेंगे, ये हमारा क्या होगा, बहुल आवेशों के कारण किसी अन्य आवेश पर लगने वाले बल का फॉर्मूला होगा। अब मैं बात करता हूं वैद्युत क्षेत्र की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर ये आवेश इसको क्या तो आकर्षित करे या फिर प्रतिकर्षित करे, उस क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि इससे पहले चुंबक की खोज हो चुकी थी, तो चुंबक के आधार पर ही इसकी भी परिभाषा दी गई थी। चुंबक में आपको अगर प्रैक्टिकल किया है आपने, ये एक चुंबक रखी हुई है, इसके पास एक अन्य चुंबक लेकर आए, तो जैसे ही अगर ये दोनों सजातीय दूर हैं तो ये ऐसे इसके पास ले जाने के बाद ऐसे प्रतिकर्षित होने लगते हैं। अगर बेटे विजातीय है तो जैसे इसको इसके विद्युत से ये चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र में लेकर आते हैं तो एकदम ये चिपक जाते हैं। इसी प्रकार किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस आवेश का ये क्या कहलाऊगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, हमें ज्यादातर क्या करना है, फॉर्मूले याद करने हैं। हम फॉर्मूले से ही क्या करेंगे, डेफिनेशन बनाएंगे, फॉर्मूले से ही हम मात्रक बनाएंगे और फॉर्मूले से ही हम विमा को याद रख सकते हैं। तो एक फॉर्मूले से हम पूरे के पूरे टॉपिक को याद रख सकते हैं। फॉर्मूला है हमारा E बराबर F अपॉन Q नोट। हमें इससे परिभाषा बनानी है, तो हम क्या करेंगे, जो भी डिवाइड में रखा हुआ है उसको एकांक रख देंगे। तो Q नोट बराबर 1 कूलाम, तो जैसे इसका मान 1 रखेंगे तो E बराबर हो जाएगा F के, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब हम इसकी परिभाषा देंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक कूलाम आवेश पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बल को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात ये बल इस एकांक आवेश के आवेश पर ये आवेश इस एकांक आवेश पर जितना बल अप्लाई करेगा उस बल को ही हम क्या कहेंगे, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। अर्थात ये इसको कितनी तेजी से अपने ओर आकर्षित कर रहा है या कितनी तेजी से इसको दूसरी तरफ यानी कि प्रतिकर्षित कर रहा है, वो जो फोर्स होगा वो फोर्स ही क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करता हूं मात्रक की। हमें इसी फॉर्मूले से मात्रक बनाना है।
तो हम लिखेंगे ऐसे हेडिंग डाल के हम अगर किसी भी परिभाषा को इस प्रकार हम इस फॉर्मेट में बताएंगे तो एग्जामिनर पे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हमें बताना है ई का मात्रक बराबर होगा एफ का मात्रक अपॉन क्यू नॉट का मात्रक। जो एफ है फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, और जो आवेश है आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो ये हमारा इसका क्या आता है, मात्रक आ जाएगा। इससे हमको इसको रटना नहीं पड़ा। ठीक है, फॉर्मूले को याद किया, फॉर्मूले से डेफिनेशन दी और डेफिनेशन से ही हमने इसको क्या बता दिया, मात्रक बता दिया। ठीक है, एक इसका अन्य मात्रक वोल्ट अपॉन मीटर भी होता है। ठीक है, अब हमें इसकी विमा बतानी है, तो इसी से हम इसकी विमा बताएंगे। जो न्यूटन है बल की विमा होती है MLT-2 और आवेश की विमा होती है AT। M एज इट इज रहेगा, ये L भी एज इट इज, क्योंकि और कहीं L लिखा हुआ नहीं है। T की पावर ये +1 ऊपर जाएगी तो -1, तो -1 -2 -3 हो जाएगी, और A की पावर ये +1 जब जैसे ऊपर जाएगी अंश में तो A की पावर -1 हो जाएगी। तो ये हमें इसकी विमा प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद मैं बात करता हूं सदिश रूप की। जो वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता है उसको E से प्रदर्शित करते हैं, और यह एक सदिश राशि होती है। ठीक है, और इसकी दिशा वैद्युत बल की दिशा में होती है। तो हमें अगर इसका सदिश रूप लिखना है तो E वेक्टर बराबर होगा F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट के, क्योंकि क्यू नॉट जो आवेश होता है वो अदिश राशि होती है। तो ये जो सदिश है इन पर हम क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र की। ठीक है, हमें आर्टिकल क्या करते हैं, बहुत से आर्टिकल को हम रट लेते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम का टाइम आता है तो हमें ये नहीं पता होता कि आर्टिकल की स्टार्टिंग कहाँ से करें। अगर हमें आर्टिकल की स्टार्टिंग का पता हो कि हम आर्टिकल स्टार्ट कहाँ से करें तो हम शायद ज़्यादा अच्छा उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता का मेन सूत्र क्या है हमारा, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। यानी कि तीव्रता निकालने के लिए किसको निकालना पड़ेगा, फोर्स को निकालना पड़ेगा। अगर हम फोर्स को निकाल लेंगे तो इस फॉर्मूले में रख के हमारी तीव्रता का फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम इसी तरीके से याद रखेंगे कि किसी आर्टिकल के स्टार्टिंग हम कहाँ से कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्या आवेश यहाँ सेंटर पे रखा है। ठीक है, यहाँ से r दूरी पर बिंदु P पर एक अन्य आवेश क्यू नॉट स्थित है। ठीक है, ये आवेश इस आवेश पर एक बल अप्लाई करेगा। तो देखिए कैसे आवेश है, बिंदु आवेश। एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, बीच की दूरी r है। तो हम क्या कर सकते हैं, कूलाम का नियम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कूलाम के नियम से F बराबर 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन r²। जो यहाँ पे K था निर्वात या वायु के लिए, इसका मान हमने कितना रख दिया, 1 रख दिया। ठीक है, अब उसके बाद ये F का मान आ गया। F का मान क्या करते हैं, तीव्रता के मेन फॉर्मूले में रख देंगे। तो E बराबर F अपॉन क्यू नॉट में क्या करेंगे, हम F का मान रख देंगे। जैसे ही F का मान रखेंगे क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल हो जाएगा। तो हमारा E का फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन r²। इससे हमें आर्टिकल को रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके मेन फॉर्मूले से देखना है कि हमें आर्टिकल की स्टार्टिंग कैसा करनी है और क्या क्या हमने निकाल के लेकर आना है जिससे कि हमारा व्यंजक निकल के आए। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका क्या होता है, व्यंजक प्राप्त होता है। इस पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं दोनों फॉर्मूलों पे। एक 5 माइक्रोकूलाम आवेश का आवेश एक वैद्युत अक्षेत्र में 10 न्यूटन बल का अनुभव करता है। तो वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो भी चीज आपको दी हुई हो उसको हम रख लेते हैं। क्या नोट दिया है, 5 माइक्रोकूलाम। जो ये माइक्रो होता है इसका मान होता है 10⁻⁻⁶ कूलाम, और जो ये बल है इसका मान दिया उसने 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो हमारा मेन फॉर्मूला E बराबर F अपॉन क्यू नोट से F का मान 10 दिया अपॉन क्यू नोट का मान 5 × 10⁻⁻⁶। 5 से 2 को 10 को कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। ये 10⁻⁻⁶ जब ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, और मात्रक न्यूटन बटे कूलाम। ये हमारा तीव्रता का आंसर आएगा। कर दो एक नेक्स्ट क्वेश्चन की दूसरे फॉर्मूले की। उसने क्वेश्चन दिया है कि 2 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से r बराबर 10 एंगस्ट्रॉम दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो उसने दिया है क्यू बराबर 2 माइक्रोकूलाम, तो 2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम, और r का मान दिया है 10 एंगस्ट्रॉम
1 एंगस्ट्रोम बराबर होता है 10 की पावर -10 के। तो यहाँ एंगस्ट्रोम को हटाएंगे, 10 की पावर -10 रख लेंगे और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक पावर ये है और -10 ये, -10 + 1 तो माइनस के 9, 10 की पावर -9 मीटर होगा। उसके बाद हमारा फॉर्मूला है E बराबर 1/4πε0 Q/r² से। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। इसका मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यों का मान कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -6 और r का मान दिया हुआ है 10 की पावर -9 इसका स्क्वायर। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर आएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 22 न्यूटन/कूलम। ये क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं वैद्युत बल रेखाओं की। ठीक है, इसको हम वैद्युत अक्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब होती क्या है ये वैद्युत बल रेखाएं? वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो वैद्युत बल की दिशा को अथवा वैद्युत अक्षेत्र की दिशा को बताती है। बहुत से क्या होते हैं ऐसे टॉपिक होते हैं जिनकी परिभाषाएं उनके नाम में होती है। तो देखो यहीं से बना देंगे कि वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो वैद्युत बल की दिशा को या विद्युत अक्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है, तो यही इसकी परिभाषा होगी कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत अक्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं या वक्र होते हैं जो वैद्युत अक्षेत्र की स्थिति किसी बिंदु पर वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता व दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये इसके डायग्राम है। जो विद्युत बल रेखाएं होती है वे पॉजिटिव से चलना स्टार्ट करती है और नेगेटिव की ओर चलती है। ठीक है, यहाँ पे तो ये दिखाया हुआ है कि पॉजिटिव से ये दूर की ओर जाती है बाहर की ओर और नेगेटिव की ओर आती है। और इस डायग्राम में हमने दोनों ही चीज़ दिखा दी कि पॉजिटिव से ये दूर जा रही है और नेगेटिव की ओर जा रही है। ठीक है, ये इसका गुण होता है। अब इसके बहुत सारे गुण हैं। पहला गुण कि ये काल्पनिक होती है। दूसरा गुण ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये परस्पर कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? अगर मान ले कि कहीं पे ही एक दूसरे को काट रही है तो वहाँ पे बल की 2 दिशाएं होगी और बल अगर 2 दिशा होगी तो बल अदिश राशि हो जाएगी। इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटने की, क्योंकि बल क्या होती है सदिश राशि होती है और बल की एक स्थान पर 2 दिशा होना संभव नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो विद्युत बल रेखा है परस्पर कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि अगर यह मान ले कि एक दूसरे को काटती है तो बल की वहाँ 2 दिशाएं होगी जो संभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा होगी, जैसे ये यहाँ पे आवेश है इसके पास इनकी संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पे तीव्रता ज़्यादा होगी और इस पॉइंट से दूर जाने पर इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा और संख्या घटती जाएगी। तो यहाँ पे तीव्रता का मान भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और ये पॉइंट बता ही दिया कि ये धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। बहुविकल्प पे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि विद्युत बल रेखाएं किस साइड से किस साइड की ओर चलती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट टॉपिक की, वैद्युत द्विध्रुव की। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? देखो 2 पॉइंट चार्ज है, एक माइनस क्यों एक प्लस क्यों, एक दूसरे से 12 दूरी पर रखे हैं। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोल लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बोल लेंगे। अर्थात 2 समान परिमाण के आवेश, ये भी सेम ये भी सेम, लेकिन विपरीत प्रकृति के, एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, एक दूसरे से बहुत सूक्ष्म दूरी माइक्रो डिस्टेंस, एक दूसरे से माइक्रो डिस्टेंस अल्प दूरी पर स्थित हो तो ये पूरा का पूरा निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है जैसे NaCl हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, H2O हो गया, ये सब के सब वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। हमने भी वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा। ठीक है, इसमें आवेशों के परिमाण क्यों तथा आवेशों के बीच की दूरी 12 के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। मैंने भी बताया था अगर आपके फॉर्मूला याद है तो हम फॉर्मूले से ही परिभाषा बना सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है P बराबर क्यों गुणा 12, तो हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के परिमाण क्यों तथा आवेशों के बीच की दूरी 12 के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। बुकों में 12 को L भी माना गया है, इससे कोई फैक्ट नहीं पड़ने का। ये 12 इसलिए लिया है क्योंकि हमें
आर्टिकल्स में इसकी हाफ डिस्टेंस लेनी होगी। अगर मैं एल लूँगा तो ये रेशनल में हो जाएगा, भिन्न बन जाएगी, जो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए इसको हमने 12 लिया है। जब इसका हाफ डिस्टेंस लेंगे तो इधर भी एल इधर भी एल, वो थोड़ा सिंपल होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये भी क्या होती है, एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी दिशा किधर से किधर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। और ये जब सदिश राशि है तो इसको सदिश रूप में ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर क्यों अदिश राशि और इंटू 12। ठीक है, ये इसका सदिश रूप हो गया। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, जो केमिस्ट्री है आपकी उसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव उल्टा होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, आपका जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जो इसकी दिशा है, दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। ठीक है, केमिस्ट्री अलग डिफाइन करती है और फिजिक्स अलग डिफाइन करता है। तो ये भी बात याद रखना, जो केमिस्ट्री में अगर पूछ ले कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन किधर होती है तो वहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, लेकिन जो फिजिक्स होता है फिजिक्स में नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। अब हमने इसी फॉर्मूले से इसका मात्रक निकालना है, तो हम हेडिंग डाल कैसे लिखेंगे, मात्रक एवं विमा, पी का मात्रक बराबर क्यों का मात्रक और 12 का मात्रक। आवेश का मात्रक होता है कूलम और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो ये इसका मात्रक आ गया। हमें इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ी, फॉर्मूले से ही हमने इसका मात्रक बदल लिया। अब इसका एक अन्य मात्रक डिबाई होता है, इसको हमें याद रखना होगा। ठीक है, इसका एक अन्य मात्रक क्या भी होता है, डिबाई, और एक डिबाई बराबर होता है 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर के। ठीक है, ये इसका मान होता है। यहाँ से भी ऑप्शनल क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब P की जो विमा होगी, हमें विमा निकालनी है, क्योंकि विमा 80 होती है, लंबाई की विमा L होती है, तो LTA इसकी विमा हो जाएगी, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल की। अब की बार पेपर में चांस रहेंगे इसके आने के। ठीक है, ये दो हैं, इनमें से एक के चांस रहेंगे। ये फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड कराएंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका हमें क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है। अक्षीय को अगर वहां पे आपको अक्षीय के स्थान पे अनुदैर्ध्य भी दे सकता है, तो आपको इसको ये डाउट क्लियर कर लेना है कि अक्षीय हो या अनुदैर्ध्य हो, एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले डायग्राम बनाया, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया जिसका नाम दिया AB, ये माइनस क्या आवेश, ये प्लस क्या आवेश, बीच की दूरी 12 होती है। ये इसका हमने मध्य बिंदु मान लिया। अगर मैं इसकी लाइन को इधर बढ़ा दूं या फिर इधर बढ़ा दूं तो यह इसकी अक्ष कहलाएगी। आर्टिकल है कि इसकी अक्ष पर हमें किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमने क्या किया, मध्य बिंदु O से R दूरी पे एक बिंदु P स्थित मान लिया और उस पर हम क्या ज्ञात करते हैं, इसकी तीव्रता ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले एक चीज आपको याद रखनी है, ये नोट कर लिखा हुआ है कि जहां पे भी आपको तीव्रता ज्ञात करनी है वहां दिशा देखने के लिए हमेशा धनावेश की कल्पना करते हैं। हमें यहाँ बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन मान लेंगे। ये माइनस आवेश इस प्लस को आकर्षित करेगा, तो इसके कारण जो तीव्रता होगी उसकी डायरेक्शन इधर ने होगी। और ये प्लस इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, तो प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, E2 की डायरेक्शन बाहर होगी। ठीक है, ये हमने इसकी थ्योरी लिख दी। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेशों का परिमाण क्यों तथा बीच की दूरी 12 है। माना इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसकी अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए वहां पे हम धनावेश की कल्पना करते हैं। इसके कारण जो दिशा होगी वह P से A की ओर है और इसके कारण जो दिशा है वह B से P की यानी कि बाहर की ओर है। ठीक है, अगर दिशाएं समान होगी तो हम जोड़ लेंगे तीव्रताओं को, अगर दिशाएं विपरीत होगी तो विपरीत दिशाओं के लिए बड़ी तीव्रता में से छोटी तीव्रता को घटा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E1 बराबर होगा 1/4πε0 के आवेश बटे दूरी का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमने यूज किया। तीव्रता का फॉर्मूला था E बराबर 1/4πε0 के क्यों अपॉन
आर स्क्वायर। जो ये के है ये परावैद्युतांक को दर्शाता है। अब उसके बाद क्यों तो एज इट इज, ठीक है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, माइनस क्यों है तो माइनस ले लेते हैं यहाँ पे क्यों। आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि जो तीव्रता है वो एक सदिश राशि है। इसको अगर हमें जोड़ना या घटाना है तो दिशाओं के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं और घटाते हैं। समान दिशा के लिए जोड़ते हैं और विपरीत दिशाओं के लिए घटाते हैं। तो इसीलिए अगर आपका आवेश माइनस हो या प्लस हो तो आप प्लस का ही आवेश लेंगे, ठीक है। तो क्यों अपॉन दूरी का स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। टोटल की जरूरत है तो ये हो जाएगी L प्लस R, तो ये होगा R प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया आपका E1। ऐसे ही हम क्या करेंगे, प्लस क्या हुआ आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। E2 बराबर 1/4πε0 के आवेश बटे दूरी का स्क्वायर। ये यहाँ पे दिशा लिख दी इनकी, उसकी दिशा P से A की ओर थी, इसकी दिशा B से P की ओर है, ठीक है। अब BP का मान कितना आया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी R है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L है। अगर मैं इस डिस्टेंस में से इधरली डिस्टेंस या माइनस कर दूँ तो ये इधरली डिस्टेंस बच जाएगी, तो ये होगा R माइनस L। तो हम क्या करेंगे, R माइनस L का स्क्वायर, ठीक है। E1 भी आ गया, E2 भी आ गया, लेकिन दोनों की दिशाएं जब विपरीत है तो विपरीत दिशा के लिए हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे बड़ी तीव्रता में से छोटी तीव्रता को। इन दोनों तीव्रताओं में से ये बड़ी तीव्रता है और यह छोटी तीव्रता है। इसका कैसे पता लगा, अगर मैं बात करूँ 1/2 और 1/4 की, तो इन दोनों में 1/2 बड़ा होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ये एक फील्ड है, इस फील्ड को दो भागों में डिवाइड कर दो तो ये 1/2 भाग है, ये भी 1/2 भाग है, ठीक है। अगर एक इस फील्ड को मैं 4 पार्टों में डिवाइड कर दूँ तो ये 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। अब इनमें से आप ये देख लो कि बड़ा कौन होगा, ये 1/4 है और ये 1/2 है। तो 1/2 क्या होता है, बड़ा होता है। इससे पता चला कि जिसके बटे में छोटी संख्या होती है वही क्या होता है, बड़ा होता है। अगर अंश इक्वल हो न्यूमरेटर तो, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वह भिन्न आपकी क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसमें कुछ ऐड हो रहा, इसमें कुछ घट रहा है, तो इसके नीचे छोटा आएगा, इसलिए ये बड़ी तीव्रता है और ये छोटी तीव्रता है। तो हम कहेंगे अतः P पर उत्पन्न परिणामी तीव्रता E बराबर होगी E2 माइनस E1 के। E2 का मान रख दिया माइनस E1 का मान रख दिया। ये दिशा विपरीत थी इसलिए घटाया, और बेटे E2 बड़ा है E1 से इसलिए E2 में से E1 को घटाया, ठीक है। अब इन दोनों में से जो कॉमन है उसको बाहर ले लेंगे। 1/4πε0 के क्या दोनों में है, उसको कॉमन ले लिया। 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा प्राप्त होगा। इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करी r प्लस एल का स्क्वायर माइनस इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करी r माइनस एल का स्क्वायर और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई। ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी का। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इस पूरे को ए मान लेंगे, इस पूरे को बी मान लेंगे। एक बार तो दोनों को ऐड कर देंगे और एक बार इसमें, तो जब इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का है माइनस का होगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एल से एल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आर से आर कैंसिल हो जाएगा। इसकी भी पावर 2, इसकी पावर 2, हमने इसको पूरे की पावर 2 लिख लिया। यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, यही फॉर्मूला। तो इसको लिख देंगे आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर इनकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद ये लिखा हुआ है क्यों और ये लिखा हुआ है गुणा 12। क्यों गुणा 12 बराबर होता है पी के, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस पूरे के स्थान पे क्यों गुणा 12 के स्थान पे क्या लिख देंगे, पी। ये 2 एज इट इज, आर एज इट इज, क्यों गुणा 12 के स्थान पे क्या लिखेंगे, पी लिख देंगे। तो ये हो गया आपका 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब परिभाषा दी थी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की तो ये बताया गया था कि इनके जो बीच की यह दूरी है 12 या बहुत क्या है, सूक्ष्म है, अल्प दूरी है, माइक्रो डिस्टेंस। और जब यह पहले ही सूक्ष्म है, इसका हम आधा करेंगे, हाफ करेंगे तो यह और सूक्ष्म हो जाएगी। और किसी सूक्ष्म राशि का अगर स्क्वायर करते हैं तो लगभग 0 हो जाती है। इसलिए जो ये एल स्क्वायर है ये बहुत ज़्यादा छोटा होने के कारण यानी कि लगभग 0 हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, नगण्य मान लेंगे या छोड़ देंगे। तो ये तो फिनिश हो गया। यहाँ बचेगा आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो आर की पावर 4 हो जाएगा। एक पावर से एक पावर कैंसिल कर देंगे, आर की पावर 3 बचेगा।
तो ये हमारा फॉर्मूला आएगा E बराबर 1/4πε0 K 2p/r की पावर 3। अक्षीय के निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 रख देंगे, 1/4πε0 2p/r की क्यूब, E का मात्रक होते हैं N/कूलाम। ये हमारा अक्षीय पे तीव्रता का व्यंजक आ जाएगा। मैं बात करता हूं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। होता क्या है, देखो एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। सबसे पहले तो जो उसने टॉपिक दिया है वैद्युत द्विध्रुव उसको बना लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ये आवेश माइनस क्यों है, ये आवेश प्लस क्यों है, बीच की दूरी दोनों के 2l है। मान लिया ये इसका मध्य बिंदु है तो इधर भी l हो जाएगी डिस्टेंस, इधर भी l हो जाएगी। उसने कहा निरक्षीय रेखा पर हमने इसके लंबवत इसकी अक्ष को छोड़ दिया, तो ये इसकी अक्ष को जो लंबवत प्रतिच्छेद कर रही है ये इसकी निरक्ष है। इसको हमने क्या किया, मध्य बिंदु O से R दूरी पे एक बिंदु P स्थित मान लिया, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये L है, ये R है, ये त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो AP का स्क्वायर बराबर होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के, ये स्क्वायर उधर चले जाएगा। तो ऐसे ही ये BP का मान भी √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, पहले इसकी थ्योरी लिखेंगे। आर्टिकल जब भी करते हैं तो जो डायग्राम बनाया हुआ है उसकी हम थ्योरी लिखते हैं। ठीक है, थ्योरी लिखेंगे तो हम कहेंगे कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेशों का परिमाण क्यों तथा आवेशों के बीच की दूरी 2l। माना इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसकी निरक्षीय रेखा या अनुप्रस्थ स्थिति पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दिशा देखने के लिए P पर हम धनावेश की कल्पना करते हैं और दिशाएं वहां पर चित्रानुसार है, वो दर्शा रखी है वहाँ पे। ये माइनस प्लस को आकर्षित करेगा, E1 की दिशा इधर होगी, और ये प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा तो E2 की दिशा बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस क्यों आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वही E1 बराबर 1/4πε0 के आवेश बटे दूरी का स्क्वायर, AP दूरी है हमारी तो AP का स्क्वायर, दिशा यहाँ बता देंगे, दिशा P से A की ओर है। ठीक है, अब AP का मान हमारा कितना आया, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये होगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये हमारा E1 प्राप्त हुआ। ऐसे ही हम E2 निकालते हैं, प्लस क्यों आवेश के कारण P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 बराबर होगा 1/4πε0 के क्यों अपॉन BP का स्क्वायर, बिंदु B पर स्थित है, प्लस क्यों तो BP का स्क्वायर, और BP का मान भी हमारा कितना आया, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आया, तो इसका स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा क्यों अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हमारा E2 प्राप्त होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं दिशा की। दिशा हम यहाँ पे दिशा को डिफाइन नहीं कर सकते कि इनकी दिशाएं समान है या विपरीत है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीव्रता को घटकों में तोड़ लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम तीव्रता को घटकों में तोड़ते हैं तो ये डायग्राम प्राप्त होता है। ये आपका निरक्षीय रेखा थी, ठीक है, और ये बिंदु P पर ऐसे एक अक्षैतिज लाइन खींच ली। ठीक है, ये एंगल थीटा था, ये E1 है आपकी, ये E2 है। जब E2 को कोण से दूर की ओर ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो उसमें हम लगाते हैं साइन थीटा, इसके साथ साइन थीटा लगा देंगे। अगर थीटा की तरफ इस भुजा को लेके जाते हैं तो ये इसके साथ, इसको बोलते हैं हम अक्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसके साथ हम कोस थीटा लगाते हैं। ऐसे ही इसको जब मैं थीटा के पास लेके जाऊंगा तो कोस थीटा लगेगा, दोनों समान दिशाओं में हो जाएगी, ये भी और ये भी, तो समान दिशा में होने के कारण ये क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जबकि अगर मैं इसको ऐसे ले जाता हूँ तो ये आएगा E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत है और समान है, इनकी वैल्यू समान है।
साइन थीटा दोनों में लिखा हुआ है, E1 E2 की जो वैल्यू निकालनी हुई दोनों इक्वल है। तो ये जब समान है तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, ये कैंसल, क्योंकि दिशा इनकी विपरीत है। विपरीत दिशा के लिए हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो जब इसमें से इसे घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो ये तीव्रता दोनों एक ही दिशा में होने के कारण ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ग्राफ से स्पष्ट है कि ऊर्ध्वाधर घटक E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परस्पर समान परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, जबकि एक क्षैतिज घटक E1 कोस थीटा व E2 कोस थीटा समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। अब देखते हैं हम बिंदु P पर नेट विभव, हमें इस पर नेट आवेश तीव्रता निकालनी है। तो नेट तीव्रता हमारी प्राप्त होती है E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। दोनों में कोस थीटा कॉमन आया हुआ है, अंदर बचेगा E1 प्लस E2। E1 का मान हमारे पास है, E2 का मान हमारे पास है, लेकिन कोस थीटा का मान हम ट्रायंगल से निकालते हैं। त्रिभुज BOP में कोस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण के। तो आधार हमारा त्रिभुज में है L और कर्ण है √r² प्लस L²। इन तीनों की वैल्यू E1 E2 और कोस थीटा की वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ रखते हैं, हम लिख देंगे E1 E2 है कोस थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो E1 बराबर होगा 1/4πε0 के Q/r² प्लस L² प्लस 1/4πε0 के Q/r² प्लस L² और इंटू कोस थीटा का मान L/√r² प्लस L²। कैलकुलेट करते हैं, 1/4πε0 के Q/r² प्लस L² कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 + 1, यानी कि अगर हम सेम राशियों को जोड़ते हैं, जैसे x + x को जोड़ते हैं तो 2 मल्टीप्लाई में आता है। इसी प्रकार 2 E1 और E2 दोनों समान थे, तो जब उनको जोड़ते हैं तो 2 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये एज इट इज। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है Q/12। Q/12 को हम क्या बोल सकते हैं, P बराबर होता है Q/12। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, 2 एकम 2 और 1 3/2। तो ये पूरी कैलकुलेट करने के बाद इसकी पावर 3/2 आ जाएगी। ठीक है, और ये Q/12 के स्थान पे हम क्या रखेंगे, P यूज कर लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये फॉर्मूला होता है। तो E बराबर आएगा हमारा 1/4πε0 के P/r² प्लस L² की पावर 3/2। लेकिन अभी बताया था कि जो L² है वो बहुत ज़्यादा छोटी राशि होती है, इसलिए L² को हम क्या कर लेंगे, छोड़ देंगे, नगण्य मान लेंगे। तो ये होगा हमारा, ये तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के P/r² की पावर 3/2, क्योंकि ये तो शून्य हो गया, r² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r की पावर 3। ये हमारा निरक्षीय पे तीव्रता का सूत्र आता है। ठीक है, अगर हम इसमें निर्वातीय वायु के लिए k का मान 1 रख दे तो E का मान आ जाएगा 1/4πε0 P/r³। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि अक्षीय और निरक्षीय में क्या करें, संबंध स्थापित कीजिए। तो हमने क्या किया, इसमें ये निरक्षीय का फॉर्मूला है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दी। हमने दोनों तरफ इधर भी मल्टीप्लाई कर दी, इधर भी मल्टीप्लाई कर दी 2 से। ये E निरक्षीय एज इट इज, जो ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आई, ये तीव्रता थी हमारी अक्षीय पे। तो हम कह सकते हैं 2E निरक्षीय बराबर होता है E अक्षीय की, अर्थात अक्षीय पर तीव्रता निरक्षीय पर तीव्रता के 2 गुणे के बराबर होती है, यानी कि इस पर दुगुनी होती है, इस पर आधी होती है निरक्षीय। ठीक है, अब मैं टॉपिक की बात करता हूं, एक समान बाह्य विद्युत अक्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, देखो एक विद्युत द्विध्रुव है माइनस प्लस आवेश का, माइनस क्या हुआ आवेश, प्लस क्या हुआ आवेश, इसके आवेशों का परिमाण है, नाम दे दिया हमने इसका AB। ठीक है, तो जैसे हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो दोनों आवेशों पर बल अप्लाई होता है, तो इस पर एक बल का जोड़ा कार्य करेगा जो इसे ऐसा घुमाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो एक बल तो इधर कार्य करेगा और एक बल इधर, जो इसे घुमाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इन बलों के जोड़े के कारण जो इस पर बल लगा, उस बल को ही हम बल युग्म आघूर्ण बोलते हैं। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन देंगे। हमने कहा जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर एक बल युग्म यानी कि बलों का जोड़ा कार्य करता है जो विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। इसे बल युग्म आघूर्ण अथवा प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। ठीक है,
अब इस आर्टिकल को करते हैं। आर्टिकल में हम क्या करेंगे, इस जो ये डायग्राम बना हुआ है इसके बारे में लिखेंगे। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेशों का परिमाण क्या होता था, बीच की दूरी 12 है। ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में अक्ष क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। ठीक है, ऐसा हम लिख देंगे। उसके बाद तब इसके दोनों सिरों पर एक बल का जोड़ा F बराबर क्यों ई कार्य करता है जो इसे घुमाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। इसे हम बलाघूर्ण टो कहते हैं। अब देखियो, जो ये बलाघूर्ण होता है इसका फॉर्मूला होता है बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल कितना अप्लाई हो रहा, F, और बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, B से P तक की, यानी कि BP, या लंबवत डिस्टेंस है इन दोनों फोर्सेज के बीच की। ठीक है, तो और इसका मान कितना है 12 sin थीटा। तो ये हम ऐसे निकाल के लाते हैं 12 sin थीटा। त्रिभुज APB में लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा होता है। लंब निकालना है, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो 12 sin थीटा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे F गुणा BP का मान रख देंगे 12 sin थीटा। अब F का मान क्या होता है, क्यों E होता है, वो रख देंगे। क्यों गुणा 12 बराबर होता है P के, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यों गुणा 12 के स्थान पर P रख देंगे। तो टो बराबर आएगा PE sin थीटा। P भी सदिश राशि है, E भी सदिश राशि है, और दोनों की मल्टीप्लाई में साइन लिखा हुआ है तो दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त होती है। तो टो भी कैसी राशि है, एक सदिश राशि होगी। ठीक है, तो टो इसका सदिश रूप होगा टो बराबर P क्रॉस E। ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, कि टो बराबर किसके होता है, टो बराबर P क्रॉस E के या PE साइन थीटा के इक्वल होता है इस फॉर्मूले से, क्योंकि A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा। n कैप इकाई सदिश, यानी कि ये इसके सदिश होने को दर्शाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ स्पेशल कंडीशंस की। अब स्पेशल कंडीशन में अगर इस फॉर्मूले में जो हमारा टो बराबर PE साइन थीटा आया, यदि वैद्युत द्विध्रुव दिशा के समांतर हो विद्युत क्षेत्र की, तो टो बराबर किसके रखेंगे, PE, थीटा का मान शून्य रख देंगे, तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना आ जाएगा, शून्य। अर्थात जिधर को विद्युत क्षेत्र था अगर विद्युत द्विध्रुव भी उसी दिशा में रखा हो तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करने का। ठीक है, अब इसके बाद में बात करता हूं, यदि लंबवत रखो, ऐसा रखा हो विद्युत क्षेत्र के एकदम लंबवत, तो जब लंबवत रखा होगा तो थीटा बराबर हम 90 रख देंगे, तो टो बराबर PE साइन 90। ठीक है, तो जब साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो टो यानी कि जिस टाइम पर वो लंबवत रखा होगा विद्युत क्षेत्र के तो उस पर मैक्सिमम बलाघूर्ण कार्य करेगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब हम बात करते हैं मात्रक एवं विमा की। हमें टो का मात्रक निकालना है, तो टो का मात्रक बराबर होगा बल का मात्रक गुणा दूरी का मात्रक। बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन गुणा मीटर। ठीक है, या फिर न्यूटन गुणा मीटर को हम जूल भी बोलते हैं, तो इसका एक अन्य मात्रक जूल भी होता है। हमें इसकी विमा निकालनी है, जब जूल है तो जूल की विमा ml/t-2 होती है, ये इसकी विमा आ जाएगी। या फिर ऐसे निकाल लेंगे बल की विमा गुणा दूरी की विमा, और दोनों की विमा को कैलकुलेट करके ये आ जाएगी आपकी कार्य की विमा, यानी कि बलाघूर्ण की विमा भी क्या होती है, ml/t-2 होती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल की बात करता हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल दिया हुआ है, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। एक समान रूप से आवेशित एक वलय है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या A है, प्लस क्यों आवेश इस पर समान रूप से वितरित है। माना इसके केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम AB, यहाँ पे जो ये वलय है इसके परिधि पर एक लघुखंड AB की कल्पना करते हैं जिस पर लघु आवेश D क्यों है, और यहाँ से इसके कारण यहाँ पे तीव्रता ज्ञात करते हैं। ये थ्योरी लिखी हुई है। माना ए त्रिज्या का एक आवेशित वलय है जिस पर प्लस क्यों आवेश समान रूप से वितरित है। माना इसके केंद्र O से x दूरी पर इसकी अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना वलय पर एक छोटा अवयव AB है जिस पर आवेश D क्यों है। तब D क्यों के कारण हम क्या निकालते हैं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो D क्यों के कारण जब तीव्रता निकाल लेंगे तो DE, जब आवेश छोटा सा तीव्रता भी छोटी सी आएगी DE, तो 1/4πε0 के आवेश बटे दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की R, तो R स्क्वायर। यह छोटी सी तीव्रता है
अब यहाँ पे हमें दिशा का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी घटकों में तोड़ लेंगे। ठीक है, जब घटकों में तोड़ते हैं तो वही सेम कंडीशन पिछले आर्टिकल की, ऊर्ध्वाधर घटक समान किंतु विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। जबकि जो ये क्षैतिज घटक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ही दिशा में होने के कारण एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो टोटल तीव्रता आ जाएगी। इसका समाकलन कर दो या इसका सिग्मा ले लो। यहाँ पे इसकी थ्योरी लिखी हुई है कि बिंदु P पर तीव्रता को घटकों में तोड़ने पर लंबवत घटक डी ई साइन थीटा समान परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जबकि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। अतः P पर उत्पन्न कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E बराबर होगी डी ई कोस थीटा के आगे हम ये लगा देंगे सिग्मा, बड़ा सिग्मा। ठीक है, इसका मतलब होता है जोड़ना, ये जोड़ को दर्शाता है। अगर छोटी सी तीव्रता है उसका टोटल निकालना हो तो उसके आगे हम सिग्मा या समाकलन लगा सकते हैं। अब डी ई की वैल्यू आई थी हमारी 1/4πε0 के। ठीक है, डी क्यों अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा एज इट इज। इसमें डी क्यों, जिसके आगे डी लगा होता है उसको हम इस साइन के अंदर ही रखते हैं और सब कांस्टेंट का कार्य करेगा, बाहर आ जाएगा। तो ई बराबर होगा 1/4πε0 के कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर और सिग्मा डी क्यों। टोटल आवेश जो होगा वो कितना होगा, क्यों, क्योंकि टोटल आवेश बताया हुआ है कि वलय को हम क्यों आवेश से आवेशित किया गया है। और कोस थीटा का हम जब त्रिभुज से उस आकृति से मान निकालते हैं तो कोस थीटा बराबर आधार बटे करण, आधार है x और करण है r, तो इससे हमारा ये आ जाएगा x बटे r। थोड़ा इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद क्यों x अपॉन r की पावर 3 आएगा और r का मान हमारे पास है √a² प्लस x² यानी कि a² प्लस x² की पावर 1/2। इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो E बराबर 1/4πε0 के क्यों x अपॉन a² प्लस x² की पावर 3/2, ये हमारा इसका आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसकी स्पेशल कंडीशन से फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर हमें वलय के केंद्र पर तीव्रता ज्ञात करनी हो, एक पीछे बताया था कि कोई भी जो आवेशित वलय हो उसके केंद्र पर आवेश का मान शून्य होता है, जब वहाँ शून्य होता है तीव्रता भी शून्य होगी। ठीक है, और अगर इसकी बात करूं तो जैसे वलय के जो वलय था इसके यहाँ पे केंद्र पे या x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x थी, ये यहाँ शून्य हो जाएगी। जब x का मान इसमें शून्य रखेंगे तो टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, शून्य, अर्थात केंद्र पे वलय के केंद्र पे तीव्रता का मान कितना होगा, शून्य होगा। इसी प्रकार अगर हम क्या करते हैं, a² को नगण्य लेते हैं, यानी कि x का मान बहुत ज़्यादा बड़ा हो, 8 है, जो वलय है वलय की त्रिज्या लगभग 0 हो, ठीक है, तब क्या कंडीशन होगी, तो a को हम क्या कर देंगे, नगण्य कर लेंगे। फॉर्मूले में जब a को छोड़ देंगे तो x² बचेगा, उसकी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 3, एक पावर से एक पावर कैंसिल होगी, 2 पावर बच जाएगी, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। निर्वात या वायु के लिए k का मान 1 रख देंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता का मान। ठीक है, अब ये जो है ये मैथ से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अधिकतम या न्यूनतम मान निकालने के लिए हमें इसका अवकलन, जो फॉर्मूला था पीछे ई का, उसका अवकलन 0 के इक्वल रखना होगा। जो x की वैल्यू आएगी उन पर ही तीव्रता का मान अधिकतम या न्यूनतम प्राप्त होता है। तो हमने क्या किया, उसका अवकलन किया, dE/dx बराबर ई का मान आया था क्यों अपॉन 4πε0 x अपॉन a² प्लस x² की पावर 3/2, इसका अवकलन। इसमें जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे और यहाँ ये बचेगा इनटू में, इसकी पावर 3/2 ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी। अवकलन का एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट सेकंड का, पहला फंक्शन जुका तो दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा जुका तो पहले का अवकलन। जब इसको फाइनली आंसर इसका अवकलन करके फाइनली सोल्व करके लेके आएंगे तो हमारा आंसर प्राप्त होगा x बराबर ±a/√2। ठीक है, तो हम कहेंगे कि x जो उसकी अक्ष है उसके केंद्र से इतनी दूरी, दोनों ओर इतनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, मैक्सिमम प्राप्त होगा। अब इसके बाद मैं बात करता हूं सतत आवेश वितरण के नियमों की। सतत आवेश वितरण के 3 नियम हैं। पहला है रैखिक आवेश घनत्व। मुझे पहले बताया कि फॉर्मूले से हम परिभाषा भी बना सकते हैं और विमा मात्रक भी बना सकते हैं, तो फॉर्मूला याद करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारा फॉर्मूला है लैम्डा बराबर क्यों अपॉन एल। कोई चालक तार है, हमें इसकी परिभाषा बनानी है, एल को हम 1 रख लेंगे, लंबाई है तो मीटर इसका मात्रक होता है एम की इस पद्धति में, तो 1 मीटर। तो हम कहेंगे किसी
चालक तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं। यह हमारी परिभाषा होगी। किसी चालक तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं। लैम्डा से इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, का मात्रक निकालना है तो मात्रक क्या होगा लैम्डा का? लैम्डा का मात्रक होगा क्यों का मात्रक बटे एल का मात्रक। क्यों का मात्रक कूलाम होता है, एल का मात्रक मीटर होता है, तो कूलाम बटे मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। हमें विमा निकालनी है लैम्डा की, तो लैम्डा की विमा होगी AT/L, आवेश की विमा बटे लंबाई की विमा। ये L की पावर +1 जैसे ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, L इनवर्स TA यस की विमा होगी। ऐसे ही हमें परिभाषा देनी है पृष्ठ आवेश घनत्व की, तो सिग्मा बराबर होता है Q/A के। ये फॉर्मूला होता है पृष्ठ आवेश घनत्व का। अगर मैं A का मान 1 मीटर स्क्वायर रख दूं अक्ष क्षेत्रफल, तो सिग्मा बराबर क्या होगा Q के। तो परिभाषा होगी कि कोई चालक पृष्ठ है, उसके एकांक अक्ष क्षेत्रफल पर जितना आवेश उपस्थित है उसको ही हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ये इसकी परिभाषा लिखी हुई है। किसी चालक प्लेट की या पटल या पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश उपस्थित होगा उसको ही हम पृष्ठ आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, मात्रक निकालना है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्यों का मात्रक बटे ए का मात्रक। क्यों का मात्रक कूलाम, अक्ष क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक आ जाएगा। विमा निकालनी है, ऊपर आवेश की विमा AT, नीचे लंबाई की विमा, जब पावर 2 है तो L स्क्वायर, या L की पावर 2 ऊपर जाएगी तो माइनस क्या हो जाएगी, T और A एच टी। ऐसे ही हमें आयतन आवेश घनत्व को परिभाषित करना है। रो बराबर होता है Q/V के। V हम क्या रखते हैं 1 मीटर की क्यूब, तो रो बराबर होगा क्यों के। तो हम परिभाषा देंगे किसी पृष्ठ के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व रो कहते हैं। ठीक है, तो ये होगा किसी चालक प्लेट के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व रो कहते हैं। मात्रक निकालना है रो का, तो क्यों का मात्रक बटे V आयतन का मात्रक, कूलाम आयतन का मात्रक मीटर की क्यूब, ये इसका मात्रक हो जाएगा। विमा निकालनी है, आवेश की विमा AT होती है और मीटर की विमा L, L की पावर 3, ये पावर 3 जैसे ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी और TA एच टी। ठीक है, तो ये फर्स्ट फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का आधा पोर्शन यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितना हो सकता है शेयर करें। थैंक यू।